नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज 2024 का आखिरी दिन है। अब वक्त आ गया है कि 2024 को हम अलविदा कह दें। लेकिन 2024 का साल काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल से भरा रहा है दोस्तों। अगर जो हम वैश्विक लेवल पे बात करें तो कई सारे देशों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिले। जैसे कि अगर जो हम बात करें इजराइल और यहाँ पे हमास के बीच में हो, या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो, अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो, या फिर इंडिया जो कि यहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको हम एडवांस में मगध एजुकेशन की ओर से हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहेंगे। और साथ में ये जो आखिरी दिन होता है दोस्तों, वो रिफ्लेक्शन का होता है कि एक बार हम पीछे मुड़कर देख तो ले यहाँ पे कि 2024 में वो कौन से बड़े बड़े मुद्दे जो है वो यहाँ पे सामने निकल कर यहाँ पे आए। और साथ में हम जानेंगे कि 2024 के अंदर जो कि यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट का तीसरा टेन्योर शुरू हो चुका है दोस्तों, और ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और इस वर्ष का जो यहाँ पे चुनाव हुआ वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक अपने मायनों में रखा जाता है यहाँ पे। तो मोदी सरकार जो है अपने तीसरे टेन्योर में यानी कि 2024 के अंदर वो 10 कौन से बड़े रिफॉर्म लेकर आए हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हम एक रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पे 2024 किस प्रकार से गुजरा है, भारत कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लैंडस्केप यहाँ पे चेंजेज हुए हैं, ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हुआ है, उसमें भारत कैसे खुद को नेविगेट किया है और कौन से बड़े बड़े यहाँ पे रिफॉर्म लिए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस पे हमारा गौर रहेगा कि 10 बिग बैंक पॉलिसी मूव मोदी गवर्नमेंट मेड इन 2024। वैसे तो दुनिया भर में यहाँ पे कई सारे टेंसेस देखने को मिला यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि आपने जाना कि बिल्कुल सिचुएशन तो ऐसा भी लग रहा था एक समय पर यहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर 3 ही ना हो जाए, और अभी भी जो दुनिया है वो बहुत अच्छे हालात से गुजर नहीं रही यहाँ पे। एक तरफ जहां पे हमें देखने को मिल रहा है लगातार इजराइल कई सारे देशों के साथ यहां पे कॉन्फ्लिक्ट के साथ उलझा था, वहीं हम रशिया यूक्रेन के बीच में देखें, जिस कारण वैश्विक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है, जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि इंडस्ट्रियल यहाँ पे रिवोल्यूशन के लिए, यहाँ पे इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक फ्यूल की तरह होता है, यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्ट का एक बेस होता है, उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र यहाँ पे आए। लेकिन भारत ने काफ़ी संभल कर यहाँ पे कह लीजिए कि 2024 को खुशी खुशी यहाँ पे अब अलविदा कहने के कगार पे यहाँ पे। तो हम इस पर यही एक बार नज़र डालेंगे कि आखिरकार वो कौन से बड़े जो रिफॉर्म है, वो कौन से बड़े जो मूव है वो मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पे लिया गया इन तमाम यहाँ पे मुश्किलात के बीच में। यहाँ पे इन अ ईयर इंडिया नेविगेटेड द complexity of a rapidly changing global landscape as well as the return to power of Narendra Modi, the central government took bold transformative steps which are expected to shape the nation future for a long term। यहाँ पे तो देख सकते हो कि 2024 के अंदर सरकार के द्वारा वो यहाँ पे कई सारे बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप लिए गए हैं, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत का जो फ्यूचर है दोस्तों अगले कई सालों के लिए यहाँ पे निर्धारित करने के लिए जा रहा है यहाँ पे। तो हम इसमें यही देखेंगे अलग अलग सेक्टर के अंदर सरकार के द्वारा क्या डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। वो सेक्टर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो इकोनॉमी, क्लाइमेट एक्शन हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और साथ में सोशल इक्विटी के अंदर यहाँ पे। तो इसमें जो बड़े बड़े यहाँ पे मूव लिए गए उस पर हम एक बार नजर डालेंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रिफॉर्म की बात की गई वो वन नेशन वन इलेक्शन है दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारतवर्ष के अंदर लोकसभा का चुनाव तो यहाँ पे 5 वर्ष के बाद होता ही है, लेकिन अगर जो आप स्टेट असेंबली यहाँ पे विधानसभा की चुनाव की बात करो तो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा या फिर आपको जानकारी में होगा कि हर साल आपको किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता हुआ दिखता है दोस्तों यहाँ पे। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या राय है कि इससे बहुत ज़्यादा जो पैसा है, बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेस है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ पे एक ही टाइम पे इलेक्शन करवाया जाएगा, चाहे वो स्टेट असेंबली का हो, चाहे वो लोकल बॉडी का गवर्नमेंट हो, या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो दोस्तों यहाँ पे। तो ये इस पर यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है ऑलरेडी लोकसभा में पास कर दिया गया है। अब ये राज्यसभा में पास होने को बाकी है, और उसके बाद अगर जो राष्ट्रपति इस पर अपना हस्ताक्षर कर देती है, उनका अगर जो मनो हो जाता है, तो ये चलिए एक तरीके से लॉ बन जाएगा यहाँ पे। इस पर जो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। उनका जो यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट था दोस्तों वो यही था
कि जब भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो पर्टिकुलरली उस राज्य के अंदर कई सारे मुद्दे पे बात होते हैं। रीजनल जो मुद्दा निकल कर आता है, क्षेत्रीय जो मुद्दा निकल कर आता है, वो सामने निकल कर आता है। लेकिन आप एक ही टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर लोकसभा और यहाँ पे कह लीजिए कि स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन रख दोगे तो जो यहाँ पे घरेलू मुद्दे होते, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते, वो उभर कर यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को नुकसान भी होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अब लॉ बन जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे आपने जाना कि वन नेशन वन इलेक्शन दोस्तों। चलिए आपको दूसरे की ओर हम यहाँ पे लेके चलते हैं। दूसरा जो है आरबीआई डायरेक्शन फॉर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग यहाँ पे दोस्तों, जिससे कि अगर जो आपके और हमारे जैसे लोग यहाँ पे अगर जो या फिर कह लीजिए कि जो रूरल एरियाज़ में लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको कह लीजिए कि काफ़ी कम पैसों की ही ज़रूरत रहता है अपने सारे काम को चलाने के लिए, लेकिन उतना पैसा भी उनके पास नहीं रह पाता यहाँ पे। तो वो कह लीजिए कि यहाँ पे चाहे 1.5 लाख हो गया या 2 लाख हो गया या फिर अपना पूरा कृषि वगैरह हो गया, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे छोटा मोटा कोई एमएसएमई वगैरह यहाँ पे उनको चलाना है, तो ये जो यहाँ पे लोन लेते हैं, इस लोन को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि यहाँ पे नन बैंक के तौर पे दिया जाता है, जिसको हम एनबीएफसी कहते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है कि एक तो है कि काफ़ी कम पैसा लिया जा रहा है और साथ में ऐसे लोग के द्वारा लिया जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक है दोस्तों यहाँ पे, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी कम है, और वो अगर जो पैसे टाइम पे नहीं चुका पाते हैं तो एक तरीके से इकोनॉमिक ट्रैप में पूरा का पूरा वो डेट में फंस जाते हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल कर्ज के तले वो दबते चले जाते हैं यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सरकार ने यहाँ पे ये स्कीम लेकर आया है। आप देख सकते हो कि अगर जो हम रूरल एरिया में बात करें यहाँ पे, तो जिनका एनुअल इनकम 1.25 लाख से यहाँ पे कह लीजिए कि अंदर आता हो, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 2 लाख से कह लीजिए कि अंदर आता हो, और इनके द्वारा कोई लोन लिया जाता है तो उसको माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं यहाँ पे। द आरबीआई ऑल्सो रेज द एनुअल हाउस होल्ड इनकम टू 3 लाख फॉर अ कोलैटरल फ्री लोन टू अ क्लासिफाइड एज माइक्रो फाइनेंस लोन। आप देख सकते हो कि 3 लाख तक का अगर जो आपको लोन चाहिए तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ यहाँ पे गिरवी नहीं रखने की जरूरत है, कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पे रखा गया है। सच लोन वर गिवन टू हाउस होल्ड विद एन एनुअल इनकम 1.25 लाख इन रूरल एरिया एंड 2 लाख इन अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया विच क्वालिफाइड एज माइक्रो फाइनेंस लोन। तो आपने समझ गया यहाँ पे कि माइक्रो फाइनेंस जो लोन होते हैं वो केवल 3 लाख तक ही जो लोन दिया जाता है, और रूरल एरिया में जिनका एनुअल इनकम 1.25 है, और जो यहाँ पे अर्बन एरिया है वहाँ पे 2 लाख है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे बड़ा मेन यहाँ पे यही था कि आखिरकार जो उनका ईएमआई बनेगा लोन के ऊपर, वो आखिरकार कितना बनना चाहिए। इस पर सरकार का यहाँ पे क्या कहना है कि जो ईएमआई बनेगा वो उनके एनुअल इनकम के 50% से कम ही होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ऑल्दो जो सरकार एक तरीके से कह लीजिए कि पहले ये जो नॉन फाइनेंशियल बैंक वगैरह होते थे, जो लोन प्रोवाइड वगैरह करते थे यहाँ पे, उनका कह लीजिए कि एक अपर लिमिट होता था कि कितना वो टैक्स लगा सकते हैं यहाँ पे जो भी लोन के ऊपर बनेगा। लेकिन इस बार सरकार ने इसको हटा रखा है। लेकिन सरकार ने जरूर यहाँ पे इन लोगों से कहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस से जो यहाँ पे लेंडर यहाँ पे जो दे रहे हैं उधार यहाँ पे, कि आपको एक कह लीजिए कि सही ही चार्ज यहाँ पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप चार्ज करना शुरू कर दो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे सरकार ने उनको राहत भरते हुए ये भी कहा है कि आपका जो रहेगा ईएमआई वो कह लीजिए एक तरीके से यहाँ पे जो एनुअल इनकम है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और साथ में यहाँ पे जो भी आपका लोन अमाउंट जिस भी अनुसार से फिगर आउट होगा वो आपके जो सेविंग अकाउंट है उससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लोग यहाँ पे कुछ चंद पैसा लिया था यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल बैंक से, और वो अगर जो चुका नहीं पा रहे तो उनके जो डिपॉजिट यहाँ पे हो रखा था पैसा सेविंग अकाउंट में, वहीं से आप यहाँ पे काटना शुरू कर दो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ पे। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो अब सरकार से यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि बीच में, है ना, मध्य मार्ग अपनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो एक ये है। उसके बाद यहाँ पे आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर देश भर में काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पहले क्या था, तो पहले था यहाँ पे एनपीएस, जिसके तहत यहाँ पे एनपीएस मतलब कि नेशनल पेंशन सिस्टम दोस्तों, जिसके तहत यहाँ पे क्या था कि जो भी यहाँ पे सरकारी नौकरी में लोग जो जॉब करते हैं उनके कह लीजिए कि सैलरी से ही एक छोटा सा अमाउंट काट लिया जाएगा और वो उनके पेंशन में चलते रहेगा, और जब तक वो रिटायर नहीं करेंगे उसके ऊपर फिर यहाँ पे कह लीजिए कि इंटरेस्ट के साथ वो दे दिया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद फिर कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम होने के बाद सरकार के द्वारा एक और यहाँ पे स्कीम लाया गया यूपीएस यहाँ पे, और आप जिसमें भी चाहो यहाँ पे स्विच कर सकते हो दोस्तों। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज इन अगस्त, ऑफरिंग न्यू फीचर एंड अ सिग्निफिकेंट चेंज फॉर दोज हु ज्वाइन द गवर्नमेंट आफ्टर 2004। लेकिन ये जो लाया गया यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोस्तों, ये उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत 2004 के बाद किया हो, एंड आर करेंटली कवर्ड द नेशनल पेंशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल 1 2025। दिस एम्प्लॉय विल हैव द ऑप्शन टू शिफ्ट टू द यूपीएस। आप देख सकते हो कि जो आज तक एनपीएस का फायदा उठा रहे हैं उनके पास चॉइस होगा कि 1 अप्रैल 2025 से वो यूपीएस के अंदर स्विच कर पाएंगे यहाँ पे। लेकिन इसके तहत जो यहाँ पे दिया जाएगा, आप देख सकते हो
यूपीएस स्कीम के तहत एम्प्लॉय विथ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना, आपको ये जो पेंशन पूरी तरह से यहाँ पे जो मिलेगा वो 25 साल सर्विस देने के बाद ही यहाँ पे, है ना, एम्प्लॉयज विथ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस और मोर विल रिसीव 50% ऑफ देयर एवरेज पे फ्रॉम द प्रीसीडिंग 12 मंथ, कि जब आप यहाँ पे रिटायर होने वाले हो उसके पिछले 12 महीने का जो आपका सैलरी था उसका एवरेज जो है पे, वो एक तरीके से लगभग यहाँ पे उसका जो 50% बनेगा वो आपको यहाँ पे लौटाया जाएगा दोस्तों। लेकिन आपके सर्विस कितने होने चाहिए, तो 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे जो सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन किया जाता था 14%, उसको बढ़ाकर 18.5% किया गया। और सरकार का इस पर क्या कहना है कि 99% जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं अगर जो वो एनपीएस से स्विच कर जाते हैं यूपीएस के पे दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो। और साथ में यूपीएस में और क्या ऑफर है कि आपको गारंटीड 50% का तो पेंशन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे नया रिफॉर्म यहाँ पे है वो स्क्रैपिंग ऑफ एंजल टैक्स। आखिरकार एंजल टैक्स होता क्या है और ये एंजल वर्ड यहाँ पे आखिरकार क्यों यूज हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो जैसा कि हमारे देश के अंदर भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का एक तरीके से वेव जैसा चल रखा है, वो अलग बात है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अब लोग स्वरोजगार हो गया इसकी ओर ज़्यादा यहाँ पे रुख करने लगे हैं दोस्तों। तो अगर जो आप मान के चलिए कि आप भी अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी एक तरीके से फाइनेंस तो चाहिए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन शुरू में चूंकि कह लीजिए कि आपके पास महज एक आइडिया है, वो अभी ट्रांसफॉर्मेटिव वे में अभी वो एग्जीक्यूशन में चूंकि रन नहीं कर पा रहा है, आप यहाँ पे सामने उसका प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे प्रदर्शित करने में भी सक्षम नहीं हो, अभी आपका बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा है, केवल आपके पास आइडिया है, तो आपको पैसे चाहिए होता है। तो उस वक्त भी आप कंपनी में आपके स्टार्टअप में जो पैसा लगाते हैं उनको एंजल कहा जाता है दोस्तों, यानी कि फरिश्ता बनकर ही आपके कंपनी में कोई पैसा यहाँ पे लगा रहा है, क्योंकि शुरू में कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है। जब आपके पास एक नंबर आ जाएगा, जब आप डेटा शो करने लगोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे इस तरीके से कितना आपका कैगर वगैरह जा रहा है, इसके बाद बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए आ जाएंगे, या फिर अपने कंपनी को पब्लिक लेकर जा सकते हो, पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हो यहाँ पे। लेकिन शुरुआत में जो पैसा दिया जाता है, जिन लोग के द्वारा भी दिया जाता है, उनको हम एंजल बोलते हैं यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे एक जो है लोग वो एक तरीके से अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है यहाँ पे, और जो पैसा दे रहा है वो भी काफ़ी सोच समझ कर यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि सब लोग देते भी नहीं है। उसके बाद भी सरकार के ऊपर उस पर टैक्स लगा लिया जा रहा था यहाँ पे, तो इसी को एंजल टैक्स यहाँ पे करके बुलाया जा रहा है दोस्तों। तो एंजल टैक्स के ऊपर भी जो सरकार का एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सरकार की निंदा भी की गई कि एक तो यहाँ पे कह लीजिए कि आप ऐसे कर करके तो जो यहाँ पे हमारा स्टार्टअप कल्चर है उसी को आप बर्बाद कर दोगे, इनोवेशन आएगा कैसे, यहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कैसे कर पाएंगे अगर जो एंजल के द्वारा जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है उसके ऊपर भी अगर जो टैक्स है। तो इसको सरकार ने यहाँ पे फाइनली जो यहाँ पे हमारा यूनियन बजट पेश किया गया दोस्तों इस साल का यहाँ पे, उसमें इसको कंप्लीटली स्क्रैप अप कर दिया गया यहाँ पे कि किसी भी प्रकार का कोई एंजल टैक्स यहाँ पे नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी था। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिसी एक तरीके से एक रिफॉर्म के रूप में लाया गया, वो बायो E3 पॉलिसी। यहाँ पे आज के दिनों में बहुत सारे सेक्टर में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। तो सरकार भी इसको यहाँ पे कह लीजिए कि इसके पोटेंशियल को टैप करते हुए इसको लेकर एक बहुत बड़ा पॉलिसी लेके आए हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस है बायो मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हो, यहाँ पे वो बढ़ाया जा सके। इन अगस्त द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देख सकते हो कि E3 का मतलब क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमारे देश के अर्थव्यवस्था में होगा, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर होगा, और साथ में इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ताकि इनहेंस किया जा सके हाई परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे। और ये किसके अंदर लिया गया डिसीजन, तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये उसके अंदर लिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ताकि सरकार का जो गोल है यहाँ पे इसको कमर्शलाइजेशन की ओर यहाँ पे लेके जाया जा सके यहाँ पे, और देश के अंदर कई सारे यहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग हब को इस्टेब्लिश करना है, बायो AI हब को इस्टेब्लिश करना है, और बायो फाउंडेशन को भी यहाँ पे बनाने हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो कि किस किस एरिया के अंदर ये पॉलिसी यहाँ पे टारगेट करता है। तो चाहे वो बायो बेस्ड केमिकल हो गया, इंजाइम हो गया, बायो पॉलीमर हो गया, स्मार्ट प्रोटीन हो गया, फंक्शनल फूड्स हो गया, ये सब तरीके के यहाँ पे। और साथ में आप देख सकते हो कि जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव असर डालेगा, यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा दोस्तों। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम दोस्तों यहाँ पे, इसको भी इसी साल यहाँ पे लाया गया। एम टू क्रिएट ओवर 2 करोड़ न्यू जॉब इन द नेक्स्ट 2 ईयर विद इन अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो
कि 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे अगले 2 सालों में सरकार का योजना है कि हम यहाँ पे जॉब क्रिएट करें दोस्तों, यहाँ पे लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करके। द स्कीम एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्सल स्किल, जैसे कि हो गया डिजिटल लिटरेसी को देश के अंदर बढ़ाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एप्टीट्यूड है उसको बढ़ाना है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, वर्क फोर्स का जो रेडीनेस है ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर आ सके यहाँ पे और अपना एमएसएमई वगैरह को लीड कर सके, उसके को ध्यान में रखकर यहाँ पे इसको लाया गया दोस्तों। यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे अगले पे हम गौर करते हैं, न्यू ईवी पॉलिसी। यहाँ पे जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कई सारे यहाँ पे जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर है वो इंडिया के अंदर अपने जो कार है उसको बेच नहीं पा रहे। इसमें बहुत बड़ा नाम आता है टेस्ला का। इलॉन मस्क कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जो टेस्ला की कार है जो कि आज दुनिया भर में बेची जा रही है, लेकिन भारत ऐसे बड़े देश में यहाँ पे बिल्कुल बेचा नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पे इलॉन मस्क हो गया या फिर टेस्ला का क्रेज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कह लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो है नहीं, तो जो भी कार यहाँ पे लाया जाएगा वो फुल्ली फर्निश्ड यहाँ पे इंपोर्ट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे है ना, यहाँ पे मंगवाया जाएगा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे, या फिर उनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो फिर इस पर सरकार क्या करती है कि जो कुछ भी इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया है और उसका कुछ भी पार्ट इंडिया के अंदर नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर सरकार 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। तो इसके कारण जो कार है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। अगर जो यहाँ पे इलोन मस्क सोच रहे हैं कि 24 लाख में हम अपना टेस्ला कार को बेचना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंडिया के अंदर एंटर करना चाहेंगे तो उस पर सरकार 100% का टैक्स लगा देगी और वो 48 लाख का हो जाएगा। और इंडिया के अंदर यहाँ पे काफ़ी कम ऐसे लोग हैं जो कह लीजिए कि इतना ज़्यादा इनकम रखते हैं यहाँ पे पास, तो उनकी कार यहाँ पे ज़्यादा बिक नहीं पाएगी दोस्तों। तो इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अभी तक टेस्ला का कार वगैरह ये सब आया नहीं है यहाँ पे। तो सरकार इसको थोड़ा सा ईज डाउन करते हुए कि ठीक है हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आना नहीं चाह रहे हो, तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से यहाँ पे इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें सरकार का क्या कहना है कि अगर जो कोई ईवी मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया के अंदर 4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, ये मिनिमम अमाउंट है दोस्तों, तो अगले 5 सालों तक वो कह लीजिए कि यहाँ पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकता है कार को और बेच सकता है। और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 100% लग रहा था वो हम घटाकर 15% कर देंगे। तो आपको समझना होगा कि आपका इंपोर्ट ड्यूटी 100% से 15% तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंडिया में कम से कम तो 4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे स्टार्टिंग लेवल पे, और आगे चलकर और बड़ा होता है तो फिर यहाँ पे सरकार आपको और ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट में जो ड्यूटी है उसको और कम कर देगी यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक यहाँ एक्शन जो सरकार के द्वारा लिया गया। उसके बाद यहाँ पे जब अब बात आता है इंडिया का, तो हम हमेशा इसको जोड़ के देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बेरोजगारी से, और बेरोजगारी बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है यहाँ पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो एकेडेमिया है, जो कॉलेज वगैरह में इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, वो जो चीज़ें हैं वो किसी इंडस्ट्री को चाहिए नहीं। तो एक तरफ रह गया इंडस्ट्री और एक तरफ रह गया एकेडेमिया, और इनके दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं। यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, और यहाँ पे जिसका यूज है वो कोई बात यहाँ पे की ही नहीं जा रही यहाँ पे। तो इसी को लिंक करते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चों के अंदर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम को यहाँ पे लाया गया। इसके तहत यहाँ पे देख सकते हो कि 10 मिलियन यंग पीपल को यहाँ पे एक तरीके से अगले 5 सालों के अंदर इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर, ताकि वो यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि जॉब के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके, या फिर अपना खुद का भी एमएसएमई वगैरह ये सारा स्टार्टअप खोल सकते हैं। और जो देश के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ये लेकर बेरोजगारी के अंदर, इसको भी कम किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि किस किस इंडस्ट्री के अंदर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा सरकार के द्वारा यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ऑयल गैस एनर्जी, एफएमसीजी, टेलीकॉम, रिटेल, फार्मास्यूटिकल, एविएशन, डिफेंस, हेल्थ केयर और कई सारे यहाँ पे सेक्टर के अंदर यहाँ पे ये प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर इमूवेबल एसेट रिमूव दोस्तों, यहाँ पे है ना, जो ऐसा एसेट जो आप एक तरीके से कहिए कि मूव नहीं कर सकते यहाँ पे, जैसे कि हाउस वगैरह यहाँ पे हो गया है ना, तो इस पर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाना एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिफॉर्म था। यहाँ पे द बजट 2024 ऑल्सो अनाउंस द रिमूवल ऑफ द इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन प्रॉपर्टी सेल, eliminating the ability to adjust the purchase price of asset to reflect inflation expect for property acquired before 2001 कि 2001 से पहले अगर जो पहले कोई प्रॉपर्टी लिया गया है तो उस पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो यहाँ पे लागू रहेगा, लेकिन उसके बाद वाले पे इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा दोस्तों। रूफ टॉप सोलर पावर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं एनर्जी का तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें स्विच करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल का बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कि हमारा जो कार्बन इमिशन है वो कम से कम हो सके, तो सरकार ने यहाँ पे लोगों को इनकरेज करने के लिए कि अगर जो लोग घर बनाते हैं और रूफ के ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल यहाँ पे लगाते हैं तो सरकार इसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी दोस्तों। और सरकार का यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत 75 बिलियन रुपये जो है वो एलोकेट किया है यहाँ पे, और सब्सिडी के रूप में सरकार इतने पैसे देगी।
और 2030 तक, और सरकार का कितना टारगेट है कि कम से कम 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ घर अगले 4-5 सालों में ऐसे हो जिनके रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगा हुआ, और सरकार यहाँ पे जो सब्सिडी देगी वो सीधे उनके अकाउंट में भेजेगी दोस्तों। इसके लिए एक नया पोर्टल भी यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये सरकार का। और क्या टारगेट है कि अगले 25 सालों में यहाँ पे 720 मिलियन टन का जो CO2 है उसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, और अपने प्रकृति को, अपने अर्थ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम पॉल्यूट वगैरह ये सब से होने से बचा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो यहाँ पे साल के अंत में यहाँ पे आकर जब हमने एक बार रिफ्लेक्ट बैक किया मोदी सरकार के तीसरे टेन्योर के ऊपर कि वो कौन से बड़े यहाँ पे 10 मेगा रिफॉर्म या मेगा पॉलिसी, बिग बैंग पॉलिसी वो क्या था यहाँ पे, जो कि अगले कई सालों तक भारत का जो दिशा और दशा है वो कह लीजिए कि यहाँ पे शेप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और एक बार फिर से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।